भारत के महान लेखकों की प्रसिद्ध कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है अभिनेता और इसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। वो बड़ी कामयाब और गजब की अभिनेत्री थी, अपनी कला में माहिर। मगर ठहरिए, ये तो कहानी की शुरुआत ही गलत हो गई। कहानी का नाम रखा अभिनेता और शुरू किया अभिनेत्री से। लगता है अपनी जात के लिए जो एक कुदरती कमजोरी मन में है वो मेरी आदत बन गई है। पर अब कदम आगे बढ़ा दिया है तो बढ़ूंगी तो आगे ही। हाँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी इस अभिनेत्री को कोई ना कोई दिलो जान से कुर्बान करने वाला अभिनेता मिल ही जाएगा और गलती से दिए गए मेरे इस शीर्षक को सार्थक कर देगा। तो इस तरह अपने नन्हे नन्हे हाथ पैरों और शरीर के अंग अंग को थिरकाती, घर के कोने कोने को अपने जादू भरे सुरों से गुंजाती, एक दिन वो अपने स्कूल और फिर अपने कॉलेज के रंगमंच का जीवन बनी। और फिर देखते ही देखते हर चीज को पीछे छोड़कर कैसे फिल्मी सितारों की कतार में सबसे आगे आ बैठी। ये एक बहुत लंबी कहानी है, मीठी भी और कड़वी भी। उन बीते दिनों और बातों के साथ साथ उसने उन दिनों का अपना नाम भी भुला दिया। अब तो दुनिया ही नहीं, वो खुद भी अपने आप को रंजना नाम से ही जानती और पहचानती थी। भगवान ने जितना उसे सौंदर्य दिया था उतनी ही कला भी दी थी। कॉलेज की लड़कियां और फैशन प्रस्त बीवियां ये देखने को बेताब रहती थीं कि इस बार रंजना ने बालों का कौन सा नया तर्ज निकाला है, किस कट का ब्लाउज पहना है, जूड़े में कौन से फूल लगाए हैं। और हर नौजवान सिनेमा भले ना जाए मगर कहीं ख्यालों में ये जरूर सोचता कि उसकी होने वाली बीवी में रंजना की कोई ना कोई झलक तो जरूर हो। रंजना का ये सारा साज सिंगार, नाच गाना, अभिनय अपने काम तक ही रहता। उसका अपना रहन सहन बिल्कुल ही और था। काम को छोड़कर वो कहीं नहीं आती जाती थी। अपना जीवन बिल्कुल सादे ढंग से जीती थी। फिल्मी लाइन किसी के लिए भी खतरों से खाली नहीं, फिर रंजना के लिए तो क्या ही कहना। मगर रंजना यूं फूंक फूंक कर कदम रखती और ऐसे साफ दिल से रहती कि हल्की से हल्की गंदी छींट भी उसे छूने से खुद झिझकती। इस तरह दौलत की गोद और शोहरत की मीनार जो भी सुख ला सकती थी वो रंजना के आंगन में बारहमासी के फूलों की तरह खिले रहते। मगर फिर भी रंजना खुश नहीं थी। कुछ था जो उसे भीतर ही भीतर खाए डालता। प्रेम का अभिनय करते करते उसका जी तड़प जाता कि काश कोई होता जिससे वो सचमुच प्रेम कर सकती। ऐसे अनगिनत थे जो उसे चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसे वो चाह सके, जिसकी एक झलक उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दे, जिसका नाम भी ले तो चेहरा गुलाबों से रंग उठे। एक शाम वो यूं ही बैठी कुछ पढ़ रही थी, तभी उसकी सहेली कामिनी आई और आते ही शौक मुस्कुराहट के साथ बोली, एम साहब, सुनती हो, कल मेरे यहाँ पार्टी है, तुम्हें जरूर आना है। कोई बहाना नहीं सुनूंगी, समझी? एक दबी सी हंसी हंसते हुए रंजना ने कहा, पार्टी? अरे हाँ, कल तेरी सालगिरह है ना। देख भाई, मैं पार्टी वार्टी में तो नहीं जाती, तो मुझे माफ करना। हाँ, पर तेरे लिए तेरे मन का तोहफा जरूर भेजूंगी। हा, तो आप सोचती हैं हम आपके तोहफे के भूखे हैं? उठा रखिए अपना तोहफा, बड़ी आई तोहफा भेजने वाली। कह देती हूँ जरूर आना है तुझे। और ये कहकर कामनी चलने लगी। अरे बैठकर चाय तो पी। हाँ जरूर, एक तू ही लाड साहब तो है जो तेरे यहाँ आऊं और चाय पीऊं, और सबको भी न्योता देना है। और चलते चलते फिर जोर देकर कामिनी ने कहा कि कल उसे जरूर आना है। अगले दिन वक्त पर ढेर सा फूलों का गुलदस्ता और नायलॉन का फ्रेंच पर्स लिए हुए रंजना कामनी के यहाँ पहुंची। हॉल में वो दाखिल ही हुई कि सबकी नजरें उस पर जा टिकी, जैसे वो ना जाने क्या हो। ये बात उसे बेहद नागवार लगती। वो तमाम नजरें उसे बर्छी जैसी लगती जो सब तरफ से उसके आर पार होने की कोशिश में उसे ना वहां ठहरने देती, ना आगे बढ़ने लायक ही छोड़ती।
किसी तरह हॉल को पार करके रंजना एक सुनसान कोने की ओर बढ़ चली, जिसे वहां कुछ देर वो आराम से बैठ सके। कमरे में सब तो था ही, सामने के कोने में एक छोटी सी गोल मेज और उसी के साथ 4 आराम कुर्सियां भी थीं। 3 खाली थीं, चौथी पर एक साहब बैठे थे और खिड़की के जालीदार पर्दों से टक बांधे बाहर आसमान की तरफ देख रहे थे। रंजना धीरे से इधर की कुर्सी पर बैठी, मगर जैसे उतने से ही उनकी निगाह के तार पर झटका लगा। उन्होंने चौंक कर एक लम्हे को इधर देखा और फिर उनकी नजर ज्यों के त्यों हो गई। तभी रंजना को खोजती कामनी वहां आई और तिनक कर बोली, अरे वाह, यहाँ कोने में आकर क्यों बैठी हो? उधर चलो ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, बीच में नहीं जाऊंगी। अरे चल ना, नजर नहीं लगेगी, कहे तो काजल का टीका लगा दूं। पर जब रंजना उठने को तैयार नहीं हुई तो पास बैठे युवक की ओर देखकर कामनी बोली, अच्छा तो आओ, तुम दोनों का परिचय तो करा दूं। युवक बोला, मेरा परिचय ही करवा दो कामिनी, इन्हें तो सब जानते हैं। ये हैं दिलीप ओझा, मेरे पापा के मित्र के सुपुत्र। यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए हैं। जब तक उनका बिजनेस जम नहीं जाता, हमारे साथ ही ठहरे हैं। कुछ संकी से हैं, जरा संभल कर बात करना। और हंसती हुई कामनी चली गई, पर बात करने का मौका ही नहीं आया। परिचय के उत्तर में शिष्टता के नाते उस युवक ने एक नमस्ते तो जरूर किया, लेकिन उसके बाद फिर वो बाहर देखने लगा। ऐसी उपेक्षा रंजना के लिए नई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि बाहर आखिर ऐसा क्या आकर्षण है जिसने इनकी नजरों को यूं अटका रखा है। थोड़ी देर बाद दिलीप ने पूछा, ऐतराज ना हो तो मैं सिगरेट पी लूं? हाँ हाँ जरूर, धन्यवाद। और उसके बाद धुएं के छल्ले बनाकर वो उड़ाता रहा और जाने किन ख्यालों में खोया बाहर देखता रहा। उसने एक बार भी रंजना की ओर देखने की कोशिश नहीं की। तभी हॉल के बीच में किसी ने प्रस्ताव रखा कि रंजना जी एक गाना सुनाने की कृपया करें। यूं तो रंजना कभी भी पार्टियों में गाना नहीं गाती थी, पर आज जाने क्या हुआ, वो तुरंत गा उठी। गाना समाप्त होते ही प्रशंसा की एक लहर एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ गई, पर दिलीप अविचलित भाव से वैसे ही बैठा था। धुएं के छल्ले छोटे से बड़े हो होकर बिखर रहे थे। रंजना को लगा उसका गाना भी बेकार हो गया और अधिक देर बैठे रहना उसके लिए असहाय हो गया। वो कामनी से कहकर उठ पड़ी और हॉल की सारी नजरों के चुभन को महसूस करती हुई झल्लाती सी गाड़ी में आ बैठी। 3 दिन बाद अनजाने में ही वो कामनी के घर की ओर चल पड़ी। जाने कौन सा आकर्षण था जो उसे वहां खींचे लिए जा रहा था। घर में घुसते ही दिलीप से उसकी मुलाकात हुई। नमस्कार के आदान प्रदान के बाद रंजना ने पूछा, कामनी है? नहीं, वो तो बाहर गई हैं। आप बैठिए, आती ही होंगी। रंजना बैठ गई। सामने दिलीप भी बैठ गया। बात चलाई रंजना ने, कैसा लगता है बंबई का जीवन आपको? उफ, बड़ा ही उबा देने वाला। लगता है जैसे यहाँ सब कुछ बहुत ही आर्टिफिशियल है, सब कुछ नकली है। अरे ऐसा क्यों लगता है? अरे लगता क्या है ही। और फिर उसने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा और ढेर सारा धुआं उगलकर बोला, यहाँ के लिए नेचुरल भी है ये सब। बंबई फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है। अभिनय की आदत स्टूडियो की सीमाओं को चीरकर लोगों के जीवन में घुल मिल गई है। जैसे लोग अभिनय ही करते हैं, जीवन का असली रूप देखने को नहीं मिलता। बड़ा ऐतराज मालूम होता है आपको अभिनय से। आपका ये काम है, इसलिए आपके सामने कहना तो नहीं चाहिए, पर सच कहूं तो मुझे बड़ी कोफ्त है इस काम से। पर यह जरूरी तो नहीं जो अभिनय का काम करे उसका जीवन भी नकली हो जाए। ये तो आपका गलत ख्याल है, रंजना ने कहा। संभव है गलत हो, पर मैं ऐसा ही सोचता हूं। तभी कामिनी आ गई और रंजना को देखते ही चहक पड़ी। फिर दोनों में खूब बातें हैं। उस दिन दिलीप भी काफी बोल रहा था। काफी देर बाद रंजना दोनों को घर का निमंत्रण देकर लौट आई। पहले दिन दिलीप को लेकर उसके मन में जो क्रोध था वो आज की मुलाकात से कुछ छट गया। इसके बाद किस प्रकार रंजना और दिलीप की मुलाकातों की संख्या और समय बढ़ता गया और मित्रता घनिष्ठ से घनिष्ठतर होती गई, ये लिखने की बात नहीं।
कल्पना कर लेने की बात है। अगर आपकी कल्पना शक्ति इतनी प्रखर ना हो तो किसी फिल्म का सहारा ले लीजिए। दिलीप का बिजनेस जम गया। उसने अंधेरी में एक बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी खरीद ली और रोज शाम को 5 से 9 बजे तक का समय वो रंजना के साथ गुजारने लगा। एक दिन रंजना ने पूछा, दिलीप, तुम्हें पहली मुलाकात याद है? उस दिन तुम्हारे मिजाज क्यों नहीं मिल रहे थे? बड़ा गुस्सा आया था मुझे उस दिन तुम पर। दिलीप खिलखिलाकर हंस पड़ा। जानती हो, मैं लड़कियों की नस नस पहचानता हूं। तुम्हें देखते ही तुम्हें पाने की लालसा मन में जग उठी और इसलिए मैं मुंह मोड़कर बैठ गया। मैं जानता था ज्यादा रुचि दिखाई कि तुम कतराकर चल दोगी। लड़की उसी की ओर खिंचती है जो उसकी उपेक्षा ना करे। क्यों, ठीक कहा ना? अरे, बड़े घाघ हो तुम। घाघ ना होता तो तुम यूं मेरी बगल में ना बैठी होती। इसके बाद वो कुछ याद करके बोला, अरे हाँ, देखो मैं कल देहरादून जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। तुम्हारा बिजनेस ना हुआ, मुसीबत हो गई। महीने में 15 दिन तो तुम बाहर ही रहते हो। जानते हो, तुम नहीं रहते तो मेरा मन जरा भी नहीं लगता। शाम को आखिर क्या करूं? आजकल मैं नए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लेती। तुम्हें चिढ़ है ना इस काम से, तो सोच रही हूं अब सब छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, अभी नहीं। पहले मेरा बिजनेस जम जाने दो, शादी हो जाने दो, इसके बाद सब छोड़ देना। पर हाँ, शादी के बाद ये सब तुम्हें छोड़ ही देना होगा। इस लाइन में मैं तुम्हें कभी नहीं रहने दे सकता। तुम कहो तो मैं ऐसे 100 काम कुर्बान कर सकती हूँ तुम पर। दिलीप ने कहा और रंजना ने मान लिया। पर मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। दिलीप को अभिनेता बनाने की बात तो दूर रही, ये तो रंजना भी अभिनय का काम छोड़ने को तैयार बैठी है। और मैं सोच रही हूं कि इन लोगों का यही रवैया रहा तो मेरे शीर्षक का क्या होगा। लगता है जैसे इन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं कि इस कहानी के ये दोनों नायक और नायिका हैं। दूसरे दिन दिलीप देहरादून चला गया। हर तीसरे दिन रंजना के पास उसका खत आ जाता और वो दिन भर में कम से कम 10-8 बार उसका पाठ कर लेती। 15 दिन बाद दिलीप लौट आया और उसका शाम का प्रोग्राम बदस्तूर चलता रहा। एक दिन दिलीप ने आकर बताया, जानती हो, तुम्हारी सहेली कामिनी तलाक देने जा रही है। रंजना ने कहा, हाँ, मैं तो बहुत पहले से जानती हूँ। एक तरह से तो अच्छा है, रोज की किटकिट से एक बार का किस्सा ही खत्म होगा। तो तुम भी इस तलाकबाजी में विश्वास करती हो रंजना? जानती हो, इसी अशोक के पीछे एक जमाने में कामनी पागल थी। आज उससे इतनी नफरत करती है कि तलाक पर उतारू हो गई है। ऐसे छिछले प्रेम की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कमाल करते हो दिलीप, इसमें छिछलेपन की क्या बात हुई? तुम लाख तर्क कर सकती हो, वो मैं सब जानता हूं, पर मानता नहीं। प्रेम की एकांतिकता ही में मेरा विश्वास है। तुम चाहे मुझे दकियानूस कहो या पुराणपंथी, पर लैला मजनू का प्रेम ही मेरे प्रेम का आदर्श है। कल मान लो किसी कारण मैं तुम्हें पा ना सकूं, तो सच कहता हूं, जान दे दूंगा। तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। कहने को रंजना कुछ भी कहे, पर दिलीप का ये प्रेम उसे बड़ा ही भला लगा। इसके बाद कई दिनों बाद दिलीप एक दिन आया तो बड़ा ही उदास, बड़ा ही अनमना था। रंजना बार बार पूछती लेकिन वो टाल जाता, पर रंजना की जिद थी कि बात उसे कहनी ही पड़ेगी। तो दिलीप ने उसे बताया, रंजना, मुझे बाहर जाना है एक बहुत ज़रूरी काम से। बाहर कुछ जगहों में मेरा रुपया अटका हुआ है, पता नहीं क्यों अभी तक आया ही नहीं। बिना रुपयों के मैं जा भी नहीं सकता और बिना गए बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं जानती थी दिलीप कि तुम मुझे इतना पराया समझते हो। यदि तुम मुझे अपना समझते तो इतनी सी बात के लिए यूं परेशान होते। और उसकी आंखें छलछला आईं। उसने दराज में से चेकबुक निकाली और दस्तखत करके खाली चेक दिलीप की ओर बढ़ा दिया। भर लेना जितना तुम्हें चाहिए। तुम ही अपने हाथ से भर दो। 12,000 ही तो चाहिए मुझे। कितने दिन लगेंगे तुम्हें बाहर? रंजना ने पूछा। यहाँ से मैं देहरादून जाऊंगा और फिर वहाँ से दिल्ली। इस बार घर जाकर मैं शादी की बात भी तय करके आना चाहता हूँ, जिससे लौटते ही हम लोग शादी कर सकें। बस यही समझ लो कि 15 दिन की बात है। अच्छा सुनो, 6 तारीख को मेरी सालगिरह है, उससे पहले ज़रूर आ जाना। अरे 6 क्या, मैं अधिक से अधिक पहली तारीख तक आ जाऊंगा।
जाने के बाद 3-4 पत्र दिलीप ने बड़े नियमित रूप से लिखे और इसके बाद उसकी कोई खबर ही नहीं आई। यहाँ तक कि पहली तारीख भी आ गई, पर दिलीप लौटकर नहीं आया, ना उसकी कोई खबर। रंजना ने कई पत्र लिखे, पर कोई जवाब नहीं। इसी तरह 5 तारीख भी आ पहुंची। शाम को रंजना ने गाड़ी ली और उसके घर की तरफ चल पड़ी। शायद उसके नौकर के पास ही कोई खबर आई हो। इसके पहले रंजना केवल एक बार उसके घर गई थी, सो घर ढूंढने में जरा दिक्कत हुई। घर पहुंचकर उसे पता लगा कि उसके नौकर के पास भी कोई खबर नहीं थी। रंजना की इच्छा हुई कि वो फूट फूट कर रोए, पर सर थामकर वो वहीं बैठ गई। सामने एक राइटिंग टेबल पर दिलीप की एक तस्वीर थी। रंजना उठकर उसके पास चली गई और बहुत देर तक उसे देखती रही। एकाएक उसे ख्याल आया, क्यों ना तार देकर वो उसकी कुशल पूछे। संभव है वो बीमार हो गया हो। तार लिखने के लिए वो मेज का ड्रॉर खोला, कागज निकाला और ड्रॉर में ढेर सारे नीले रंग के पत्रों पर उसकी नजर अटक गई। अपने कौतूहल को वो रोक नहीं सकी और पत्र निकालकर पढ़ने लगी। रेखा नाम की लड़की ने वो पत्र देहरादून से लिखे थे और ऊपर से नीचे तक के वो प्रेम पत्र थे। रंजना का माथा चकरा गया। जल्दी जल्दी कांपती आंखों से उसने अनेक पत्र पढ़ डाले। सबका करीब एक ही मजमून था। तुमने वादा किया था कि बिजनेस के जमते ही विवाह कर लोगे। अब तक तुम्हारा बिजनेस नहीं जमा, विवाह कब करोगे? और इस बात के आगे पीछे बहुत सारे प्यार मोहब्बत की बातें लिखी थी। रंजना के लिए यह धक्का था। उसे रह रहकर दिलीप की प्यार भरी बातें याद आ रही थी और वो किसी प्रकार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। पर वो पत्र थे कि कोंच कर और उसे भयंकर वास्तविकता का परिचय दे रहे थे। रंजना ने ड्रॉर को और टटोलना शुरू किया तो एक सफेद कागज उसके हाथ पड़ा। वो पढ़ने लगी। प्रिय बेटा दिलीप, ये पत्र मेरी अंतिम चेतावनी है। इसकी भी तुमने उपेक्षा की तो समझ लो कि मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी और बच्ची को लेकर बंबई पहुंच जाऊंगा। मैंने सुना है कि तुम देहरादून की किसी लड़की के चक्कर में फंसे हुए हो। कितनी लज्जा और शर्म की बात है ये तुम्हारे लिए। तुमने अपनी इच्छा से विवाह किया, 2 वर्ष तक तुम लोगों के संबंध भी इतने अच्छे रहे, फिर अचानक बिना किसी दोष के अपनी निर्दोष पत्नी और मासूम बच्ची को यूं दूध की मक्खी की तरह अपने जीवन से निकाल फेंकने में क्या एक बार भी तुम्हारी आत्मा नहीं तिलमिलाई? पर याद रखो, मेरे जीते जी ऐसा अनर्थ नहीं हो सकेगा। या तो ये पत्र पाते ही तुम फौरन चले आओ, वरना मैं स्वयं आकर तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अंत में लिखा था, आज ही मुझे मालूम हुआ कि तुम वकील साहब से 12,000 रुपए भी उधार ले गए और आज तक तुमने उन्हें एक पाई भी अदा नहीं की। वो जल्दी ही तुम पर कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। क्यों इस प्रकार खानदान की नाक कटवाने पर तुले हो? क्या तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? इसके बाद आंसुओं में शब्द इतने धुंधले हो गए कि रंजना पढ़ भी नहीं पाई। उसके दिमाग में उस समय एक ही बात चक्कर लगा रही थी, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा। तार लिखने के बजाय कागज पर उसने लिखा, दिलीप, मैं तो केवल रंगमंच पर ही अभिनय करती हूँ, पर तुम्हारा तो सारा जीवन ही अभिनय है। बड़े ऊंचे कलाकार और सधे हुए अभिनेता हो तुम मेरे दोस्त। रंजना। और टूटा हुआ दिल लेकर वो डगमगाते कदमों से लौट गई। मैं नहीं जानती इसके बाद रंजना का क्या हुआ, दिलीप का क्या हुआ। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि मेरी कहानी का शीर्षक सार्थक हो गया। धन्यवाद।